नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले और पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी प्रथम वर्ष का जो फाउंडेशन कोर्स है, आधार पाठ्यक्रम है, उसका तीसरा पेपर पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उसके सिलेबस को इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तरफ। तो यह पूरा जो वीडियो है यह नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर आधारित है, यानी उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है उसके अनुसार है। हम चलते यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक दे रखे हैं, पर्यावरण के बहुशास्त्रीय प्रकृति, विशेष क्षेत्र, महत्व, पर्यावरण के घटक, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल व जैवमंडल, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समस्याओं का संक्षिप्त विवरण, भू संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट 2 जो दे रखी, बायोम, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता। मुख्य बायोम उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, वन घास का मैदान, मरुस्थलीय, टुंड्रा, आर्द्र भूमि, मुहाना व समुद्री। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं प्रकार, इनका संरक्षण एवं पुनः स्थापना, जैव विविधता और उसका संरक्षण। यूनिट नंबर 3 दे रखी है, पर्यावरण प्रदूषण, प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे, प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उसके जुड़ी समस्याएं, पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण विधान, अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं कार्यक्रम, पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका। तो ये 3 यूनिट है हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उस फाउंडेशन कोर्स के थर्ड पेपर की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर पढ़ लेते हैं और इसे डिस्क्रिप्टिव का जो ऊपर सिलेबस में फर्स्ट यूनिट दे रखी है उसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ देखते हैं, फिर इसके एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हो कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग यानी चारों ओर आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीज का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। पारिस्थितिक और भूगोल में यह शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी धरती और इसके आसपास के कुछ हिस्सों को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु और पेड़ पौधे भी शामिल किए गए हैं। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को भी पर्यावरण का हिस्सा माना गया है। कह सकते हैं कि धरती पर आप जिस किसी चीज़ को देखते हैं, महसूस करते हैं, वह पर्यावरण का हिस्सा है। इसमें मानव, जीव जंतु, पहाड़, चट्टान जैसी चीज़ों के अलावा हवा, पानी, ऊर्जा आदि को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अवयवों अर्थात जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों आदि के साथ जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक व जैविक स्थिति या परिवेश जो किसी जीव या प्रजाति को प्रभावित करती हो। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के इन आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित हम कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में देख रहे हैं। यदि आपका इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप वीडियो को रोककर ये जो पूरा हिंदी का जो वर्जन है उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है उसका आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और हम लोग जो पूरा वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी मीडियम में बना रहे हैं। बात करते पर्यावरण के घटक, तो यहाँ पर बात करें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। जैवमंडल सभी मंडलों में संयुक्त रूप से पाया जाता है जिसमें मनुष्य और जीव जंतुओं का विकास होता है। जीव जंतुओं के विकसित होने के लिए वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहली बात, वायुमंडल किसे कहते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है।
ऊंचाई में गैसों के अपेक्षित मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। वायुमंडल के अंदर कई मंडल हैं, जैसे क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी तक होता है। विद्यार्थी उसको नोट डाउन कर लेना। और पूरी पृथ्वी को घेरे रहता है। समताप मंडल यानी 50 किलोमीटर घना होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, CO2 0.03%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.93% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मेथेन, क्रिप्टॉन और जल वाष्प जैसी कई गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें मिलाकर वायुमंडल का निर्माण करती है। नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। जल वाष्प के कारण ही वायुमंडल में बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, हिमपात जैसी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो बात हुई हमारे एटमॉस्फेयर की यानी कि वायुमंडल की। अब जल मंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के 71 यानी 71% भाग पर जल मंडल पाया जाता है। महासागरों में विशाल मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु पीने लायक मीठा जल सिर्फ 2.5% ही है। विद्यार्थियों इसको नोट डाउन करने का है। जल मंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जल संसाधन पाए जाते हैं, जैसे नदियों, झीलों, तालाब, समुद्र, महासागर, ध्रुवीय आवरण, हिमनद, भूजल व जल वाष्प। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित स्थल भाग अधिक पाया जाता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता होती है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? स्थल भाग होता है, जबकि दक्षिण में क्या होता है? पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट्स यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 96.5% हिस्सा महासागरीय जल है। ध्यान रखना, हमने कहा पृथ्वी पर 71% वाटर है, जिसमें से 96.5% महासागर का जल है, यानी जो पीने योग्य नहीं है। महासागरों को 5 महासागरों में विभक्त किया गया, आप अच्छे से जानते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक और अर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जिसमें जल मंडल का 48.3% पाया जाता है। सभी जीवों के लिए जल आवश्यक होता है। सभी जीव जंतु प्यास लगने पर, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जल को ही पीते हैं। मनुष्य के लिए भी जल का महत्व बहुत अधिक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल मंडल पर्यावरण का एक प्रमुख तत्व है। जल 3 रूपों में पाया जाता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि वेपर फॉर्म में होता है। तो अभी हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, आप वीडियो रोककर इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके आगे हम चलेंगे लिथोस्फीयर की तरफ यानी कि स्थल मंडल की तरफ। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 29% पार्ट में स्थल मंडल पाया जाता है। यानी हम कहेंगे 100 पार्ट्स में 71 तो क्या हो गया? वाटर हो गया। तो बचा कितना? 29% क्या है? हमारा स्थल मंडल है। यह ठोस पदार्थों जैसे शेल, चट्टानों, पत्थरों से बना हुआ है। धरातल का 1/3 भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। समुद्र तल के ऊपर उठे हुए भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप है टोटल पृथ्वी पर। कौन कौन से? एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो हम लोग कहाँ पर रहते? इंडिया एशिया पैसिफिक में आता है। तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है या महाद्वीप होता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक की होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक होती है। क्रस्ट का निर्माण लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से होता है। क्रस्ट में एल्यूमिनियम और सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी पृथ्वी पर हम देखें तो जो भी रेत होती है, रेत क्या होती है? सिलिका होती है। स्टोन क्या है? सिलिका है। बात करते हैं अपन बायोस्फीयर की यानी कि जैवमंडल की। जैवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल आते हैं। जैवमंडल में ही जीवन का विकास होता है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं का विकास होता है। जैवमंडल की कुल मोटाई 28 किलोमीटर है। महासागरों और समुद्र में यह 11 किलोमीटर गहरा होता है, जहाँ विभिन्न जलीय जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर यह 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी और नभचर पाए जाते हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैवमंडल पाया जाता है। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ अर्थ एक ऐसा जहाँ पर क्या होता है? बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल होता है।
तो पृथ्वी पर यह कितना है, 17 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से लिए गए हों और कुछ संशोधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसमें वाणिज्य और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि और सांस्कृतिक मूल्य जैसे मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल हैं। पृथ्वी पर इसमें सौरमंडल, वायुमंडल, जल, भूमि, सभी खनिज के साथ साथ सभी वनस्पति और पशु जीवन के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम लैंड रिसोर्सेज यानी भू संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन का आधार प्रदान करती है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर खेती करते हैं, इस पर मकान बनाते हैं और हमारी ज़रूरत का अधिकांश संसाधन भूमि से ही प्राप्त होता है। इसलिए भू संसाधनों के इस्तेमाल के लिए सही योजना की आवश्यकता होती है। भारत में कई तरह की भूमि पाई जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है और द्वीप भी है। पहाड़, भारत की कुल भूमि का 30% पार्ट पहाड़ों के रूप में होता है। भारत की कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ों से हुआ है। पहाड़ों के कारण इन्हें 12मासी नदियों में जल का प्रवाह बना रहता है। ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती और मैदानों का निर्माण करती है। इन नदियों से मिलने वाला पानी हमारे खेतों की सिंचाई करता है। इन्हीं नदियों से हमें पीने का पानी भी मिलता है। बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की यानी जल संसाधन की। भारत में जल संसाधन यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की काफ़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और भारतीय कृषि काफ़ी हद तक वर्षा जल पर निर्भर करती है। सिंचित क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा नलकूपों द्वारा होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। भारत में वर्षा की मात्रा बहुत है, किंतु यहाँ वर्षा जल 12 महीने बराबर न होकर एक ऋतु में ही, विशेषकर बरसात ऋतु में नहीं, बारिश के अंदर यहाँ पर पानी होता है, जिससे वर्षा का काफ़ी जल बिना किसी उपयोग के बह जाता है। वर्षा जल यानी रेन वाटर, भारत में वर्षा जल की उपलब्धता काफ़ी है और हम यह कहें तो सामान्य जीवन का यहाँ पर पार्ट भी है। भारत का औसत दीर्घकालिक वर्षा 1160 मिलीमीटर है। इस आकार के किसी देश में नहीं पाई जाती, मतलब ये कहते सबसे ज़्यादा बरसात भारत में होती है। साथ ही भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा सीधे वर्षा पर निर्भर करता है, जो करीब 8.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है और विश्व का सबसे अधिक पार्ट है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो खेती होती है वर्षा जल की वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। यानी सतही जल, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में बात करेंगे रिवर वाटर, नदी जल। भारत में 12 नदियों को प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया गया, जिनका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 252.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सबसे वृहद नदियां हैं। अन्य सतही जल, इसमें झीलें, ताल, पोखरे और तालाब आते हैं। भूजल में देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा भूगर्भिक जल का उपभोग करने वाला देश है। मतलब हमारी जो लैंड है पृथ्वी, सबसे ज़्यादा उससे हम पानी को खींचते हैं, लेते हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत करीब 230 घन किलोमीटर भूजल का दोहन प्रतिवर्ष करता है। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखें तो यदि ग्राउंड वाटर जो है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कौन सा देश है तो इंडिया है। सिंचाई में लगभग इसका 60% पार्ट काम में आता है। घरेलू उपयोग का लगभग 80% जल भूजल की होता है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रमुख और विशाल राज्य में सिंचाई का 71.8% नलकूपों से होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर से सिंचाई होती है। साथियों थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि हम पहले इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी तरफ आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन कहे तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या क्या नाम आता है तो जलवान यानी फायरवुड, उपले यानी काउडंग्स जिसे कंडे भी कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। जलवान और उपले, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार आज भी ग्रामीण घरों की ऊर्जा का जरूरत 70% भाग जलवान यानी कि जो लकड़ी है और कंडों से पूरा होता है। जंगल तेजी से कम हो रहे हैं, इसलिए जलवान की लकड़ियां पहले अधिक मुश्किल में मिलती है, मतलब अब कम मात्रा में लकड़ियां मिलती है। उपले गोबर से बनते हैं, लेकिन गोबर की खाद बनाकर गोबर का बेहतर उपयोग हो सकता है, इसलिए हमें उपलों का इस्तेमाल अब कम करना चाहिए। इस्तेमाल इसका कम हो गया है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट का तीसरा पार्ट दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा है। दीर्घकालिक एवं सतत विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाना बगैर वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। विकास संबंधी एवं नवीन अवधारणा पर बल दिया, जैसे सतत विकास, अक्षय विकास या वहनीय विकास का नाम भी
नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास का अर्थ है कि यह है कि आर्थिक विकास को, विकास दर को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में पारिस्थितिकी के बचाव को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन शक्ति को बनाए रखा जाए। आगे देखिए, सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुकूल विकास के सही ही साथ ही संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर बल दिया जाता है। यदि हम करें बार सतत विकास शब्द का प्रयोग यानी IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया है, लेकिन इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में की है। आगे चले इसके, तो ये तो हमारा होता है पूरा पोर्शन, मात्र हम लोग 16-17 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अच्छा कलेक्शन है, लगभग हम इसके अंदर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आए। इसमें कुछ वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलते बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? तो सीधा सी बात है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। पृथ्वी का वह हिस्सा, थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन यापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जैव मंडल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी के ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आगे चले, पृथ्वी का कुल सतह पर लगभग कितना क्षेत्र पानी पाया जाता है? तो 70 से 71%, 70 से 71% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा स्थल मंडल सबसे बड़ा घटक है? तो तत्वों में सबसे बड़ी बात करें तो ऑक्सीजन की बात आती है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन यानी पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन इन्हें कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों पर्यावरण के घटक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो इनको भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इनको स्थल मंडल के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 15, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन से मंडल से घिरा हुआ है? तो उसको हम लोग जल मंडल कह सकते हैं। धूल के कारण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? तो बाज उसके अंतर्गत आता है। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अपघटक यानी डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? यानी किसको प्राप्त होगी? तो पिकॉक यानी मोर को प्राप्त होगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशी होता है, उपरोक्त दोनों यानी इनमें से कोई भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो स्टॉकहोम में यह घोषणा की गई थी। 23वां प्रश्न है, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? तो 92 में जारी किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में। पर्यावरण संरक्षण है तो अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो कर्नाटक में चलाया गया। 26, बाबा आमटे और मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 27, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्थाओं को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्णोत्कटिबंधीय वन क्षेत्र है। यानी ये सेकंड यूनिट का प्रश्न यहाँ पर आ गया विषय। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको खाद्य जाल यानी फूड वेब या फूड ट्रैप कहते हैं। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी प्रोड्यूसर, कंपोजर और डीकंपोजर तीनों शामिल है। एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा था, क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। यानी कोई एक अध्यापक यदि मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के बारे में यदि बोल रहा था तो उनका योगदान किस पे है? दोनों का पर्यावरणीय मुद्दों पर उनका योगदान है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 31 से चलकर 32 की तरफ आगे 32 की तरफ। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 33, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था। 34, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में होता है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत वाला राज्य कौन सा या कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो शेर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, सनलाइट है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40, सौरमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। 42, पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो WWF जिसका नाम है। 43, 10% नियम किसने दिया था? और लिंडमैन द्वारा दिया गया था। ये पर्यावरण संबंधित एक नियम है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग अच्छे से जानते हो, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पौंड यानी तालाब सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन जैविक कारक नहीं है? तो अब अच्छे से जानते हैं, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीवी जैविक कारक यानी प्रस्तर यानी कि स्टोन्स जैविक कारक में नहीं आते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? अच्छे से जानते हैं, स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। 48, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो हम देखें तो अपराइट्स यानी कि सीधा होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग अब आ गए हैं कि 51 क्वेश्चन कौन सा? निम्नलिखित में भारत का कौन सा मृदा अपरदन में अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी सबसे अधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन का सबसे अधिक प्रभावित है? तो मुरैना प्रभावित है। 53 क्वेश्चन, मृदा विज्ञान में माइसिली शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? ऋणावेशित सेल्ट कणों से यूज किया जाता है। 54, मृदा में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली गैसों के संयोजन को मृदा वातन कहते हैं। क्या है कथन सत्य? तो बिल्कुल सत्य है। पीट मृदा का सामान्य रूप है काली, भारी और अम्लीय मृदा। यदि हम कहें क्वेश्चन नंबर 56, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। 57, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। 58, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काली मिट्टी का सबसे उपयुक्त प्रयोग होता है? तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का प्रयोग होता है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार का क्षेत्रफल 1.44 करोड़ हेक्टेयर है। 60, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन मृदा फैली हुई है? तो 7.94%। भारत में क्षारीय मृदा का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो 1.29। 62, दियारा भूमि किसे कहते हैं? तो नदी के किनारे की भूमि जो प्रतिवर्ष बाढ़ से भर जाती है उसे दियारा भूमि कहते हैं। 63, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण मृदा की सतह पर नीले भूरे धब्बे का निर्माण हो जाता है? तो इसको हम बोलते हैं ग्लेकरण बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 64, टर्शरी मिट्टी की विशेषताएं क्या है? तो छिद्रमय, बालुई और कम उपजाऊ मिट्टी है। 65, नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा।
67 जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव संसाधन की प्राप्ति जैवमंडल से होती है और इन्हें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। 68 सतत विकास किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। 69 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 में को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिनमें विकसित एवं विकासशील देशों में लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप में सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। 71 केंद्रीय मंत्रालय में से कौन जैव डीजल मिशन का क्रियान्वित नोडल मंत्रालय कार्य करता है? तो ग्रामीण मंत्रालय कह सकते हैं। घासों पर अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोस्टोकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो सभी प्रकार की ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है। 74 पृथ्वी के किस क्षेत्र में प्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हम बोलते हैं अटलांटिका को बोल सकते हैं। 75 परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। 76 रावतबाटा परमाणु केंद्र में ईंधन का नियंत्रण किससे होता है? तो प्लूटोनियम और भारी जल से होता है। आगे बात करें 77 जल विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित में से किन दशाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो नदी का ढाल होना आवश्यक नहीं है। 78 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल विद्युत शक्ति अत्यधिक विकास किया गया है? तो टेरिस नदी घाटी के अंतर्गत अधिक विकास किया है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकृत स्रोत है, यानी कोयला, जिसके अंतर्गत आता है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से कौन सा प्रदूषण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस ज़्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 81 द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध किसने स्थापित किया था? तो आइंस्टीन ने। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम में घटता जाता है, इसे किस नियम से स्पष्ट किया सकता है? ऊष्मागति के द्वितीय नियम से। टिहरी बांध का पानी किस नदी से मिलता है? तो भगीरथी नदी से। अल नीनो किससे संबंधित है? तो विश्व का मौसम इससे संबंधित है। प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधन कहा गया है उसके रूपांतरण में उसकी उपदेयता एवं मूल्यों की अभिवृद्धि हो। संसाधनों के वर्गीकृत के विभिन्न आधार क्या हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरण और नवीनीकरण, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास की स्थिति के आधार पर संभव, विकसित, भंडार और संचित, ये उसको वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ने आदि की फसलें बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 जो दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हो? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदा में निम्न फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। फसल चक्रण मृदा में किस प्रकार सहायक है? तो फसल चक्रण मृदा द्वारा मृदा के पोषकीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने के लिए मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है खादर व बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। नदियों में बाढ़ के मैदान के नवीन बारीक कणों द्वारा काप मिट्टी को खादर एवं नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन काप मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है भू संरक्षण या भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। भारत में मध्य प्रदेश की चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा इटावा का जालौनी जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी आकोर्टा, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुट, सलेम और कोयम्बटूर जिलों में भूक्षरण क्षेत्र अधिक हैं। तो यदि मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के संबंध में चंबल नदी का जो हिस्सा है वो भूक्षरण उससे ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 92, स्थानीय मिट्टी और बाहिती मिट्टी में किस प्रकार भिन्न है। स्थानीय मिट्टी में चीका व बालू की मात्रा लगभग समान होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जबकि बाहिती मिट्टी में बालू, कूड़ा करकट व जल की मात्रा अधिक होती है, इस पर कृषि करना संभव नहीं होता है। 93, मृदा निर्माण में किन कारकों का उल्लेख होता है। तो तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं, ये सभी मिलाकर मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैव एवं अजैव दोनों कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 94, पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है। तो पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में पाइक कृषि उपयोग की जाती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टी विकसित कर ली जाती है। 95, सपोच्च कृषि से आप क्या समझते हो। पहाड़ी व पर्वतीय भागों में सपोच्च जुताई द्वारा कृषि होती है ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सके। तीव्र ढालों वाली भूमि का समोच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर कृषि की जाती है ताकि पानी के बहाव में रुकावट आती है और कृषि की जा सकती है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। तो 1952 में लागू की गई थी। भूक्षरण किसे कहते हैं। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो समोच्च जुताई के द्वारा रोका जा सकता है। 99, भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यदि हम लोग देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। यह भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। खासतौर पर दक्कन का लावा प्रदेश में यह मुख्य रूप से मिलती है। 100, लाल मिट्टी का वितरण क्षेत्र बताइए। लाल मिट्टी की भरमार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय पठार के क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। भारत की कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि इसकी है। लेटराइट मिट्टी की विशेषता लिखी। लेटराइट का शाब्दिक करते हैं ईंट जैसा। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, अतः एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आगे बात करें अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण एक नदी का कई राज्यों से होकर बना एवं जल बंटवारे को लेकर एक दूसरे राज्यों में हमेशा टकरावट होना, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा का जल विवाद है। याद रखिएगा कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सा जल विवाद है और उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है। हिमालय में 3 मुख्य नदियाँ कौन सी है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की प्रमुख 3 नदियाँ है। पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा क्यों दी गई। तो पृथ्वी का जल में उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा दी गई है। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत के अंतर्गत आता है। तो 22% जल विद्युत के अंतर्गत आता है। भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो वर्षा जल के धरातली क्षेत्रों से रस रिसकर कठोर शैली आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई थी। तो जल संसाधन की दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 109, जल एक दुर्लभ संसाधन है, क्यों और कैसे। विश्व में उपलब्ध कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। पीने योग्य पानी वो नहीं हो सकता है। शेष 2.5% जल मीठे पानी के रूप में होता है। इसका भी मात्र 30% भाग ही नदियों, तालाबों, भूमिगत जल के रूप में होता है। यह नहीं कि इस जल का वितरण भी काफ़ी असमान है एवं प्रदूषित भी होता रहता है, इसलिए जल एक दुर्लभ संसाधन के रूप में जाना जाता है। आगे चले, चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया था जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रामीण लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं एवं बच्चों ने मिलकर किया था। इस आंदोलन का प्रभाव भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, जिसके कारण 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ, आप इसको वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों के नाम व क्षेत्रफल एवं प्रांतों के नाम लिखिए। नंदा देवी और सुंदरवन। नंदा देवी 2236.74 कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों का भाग यानी उत्तराखंड का भाग आता है। और सुंदरवन 9630 कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के डेल्टा और इसका भाग यानी पश्चिम बंगाल बनाता है। आगे चलते, वन विस्तार की दृष्टि विश्व का प्रथम देश कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है।
तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र जो विश्व का वन विस्तार की दृष्टि से प्रथम है। जैव भंडार क्या है? तो जैव भंडार में विस्तृत जंगल होता है जिससे पौधों तथा जानवरों अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पतिक प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य जीवों को सुरक्षित रखने वाला स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। उदाहरण कार्बेट और कांजीरंगा आदि। 115 संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों में क्या अंतर है? प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट होते जा रहे जीवों को संकटग्रस्त जीव जाना जाता है, जैसे सिंह, चीत, काला हिरण, मगरमच्छ इत्यादि। दूसरी ओर रहने के स्थानों में खोज करने पर अनुपस्थित पाए जाने वाले जीवों की प्रजाति को विलुप्त प्रजाति कहते हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। क्वेश्चन नंबर 116 खनिज क्या है? यानी व्हाट इज मिनरल? खनिज के प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में खनिज पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं: खनिज पदार्थों के भूर प्रॉपर्टी से प्राप्त ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एक प्रकार की रासायनिक संरचना होती है। 117 कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? इस प्रकार के खनिज में जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें जीवाश्म नहीं होते, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। 119 शरीर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आवश्यकता पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पूर्ति कौन करता है? तो वाटर यानी कि जल करता है। 120 सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और इसी से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक यानी हम कहें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस में आती है। यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 122 गोंडवाना समूह में कोयले के क्षेत्रों के नाम लिखिए। दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल, सोन घाटी ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गोदावरी वर्धा घाटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं 123 भारत में खनिज तेल के सबसे बड़े उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं? तो मुंबई, हाई, असम और गुजरात। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखिए। असम, डिगबोई, बिहार, बरनोई, मुंबई, ट्राम्बे, गुजरात, आयदा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में हुई थी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में असम डिगबोई में। शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। कोयले की सर्वोच्च कोटि कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट सर्वोच्च की ऊंची कोटि होती है जिसमें लगभग 90% तक उसके अंदर कोयला होता है। ट्रेशियर भंडार किसे कहते हैं? तो ट्रेशियर भंडार असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में मिलता है। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट एक जलयान जो समुद्र के भीतर अरब सागर में तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। वाणिज्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोत वाणिज्य ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलने से जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो ये ढाल के साथ होती है। 132 के बाद चलते 133 की तरफ। संसाधनों के विवेकपूर्ण तथा उपलब्धता के अनुसार उपयोग करने में क्या किया जाना चाहिए? तो संसाधन नियोजन कहा जाता है। वर्तमान समय भारत की कुल विद्युत लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल इससे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 135 नदियों पर बांध बनने और उनके बहाव नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, यानी क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड हो जाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक कौन से? तो भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। 137 सरदार सरोवर बांध से किस राज्य को लाभ प्राप्त नहीं है? तो सरदार सरोवर मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है। वैसे सरदार सरोवर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम आता है और हरियाणा को इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। 138 भू उपयोग को निर्धारित करने वाले मानवीय कारक जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता और सांस्कृतिक तीनों हैं। 139 मृदा किस प्रकार के पदार्थों से बनती है? जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। 140 वर्षा जल संग्रहित करने के लिए टांका पद्धति का उपयोग कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान करता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इससे पहले हम पढ़ चुके सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो मेघालय में होता है। क्षेत्र पृथक करने वाली वायु राशियां है सीमांत प्रदेश कहलाती हैं।
144 जेट धारा का प्रवाह होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वास्तविक सूर्योदय के पहले ही सूर्य दिखने का क्या कारण है? वायुमंडलीय स्कर्टिंग होता है। उष्मादीप का क्या तात्पर्य? नगरों के केंद्रीय भाग के उच्च तापमान का क्षेत्र। 148 वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो आप अच्छे से जानते हो, इसका रंग ब्लैक यानी कि काला हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, ये इनका सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 150, वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं होती है? तो कंडेंसेशन अर्थात संघनन नहीं होती है। तो साथियों, ये थे 150 प्रश्नों का एक महा पैकेज जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। आधार पाठ्यक्रम यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन जो नाम है उसका, पर्यावरण अध्ययन, थर्ड पेपर है आपका प्रथम वर्ष के लिए BA BSc BCom। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपको आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर फिर आता रहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।